अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो आज इसमें जो टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड में वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अहम भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट में व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द गैसियस आइसोलेटेड एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। वो कहता है एटम के आखिरी शेल में से, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है, किस हालत में एटम हो, कि एटम हो गैसियस आइसोलेटेड फॉर्म में। हमें पता है अगर हम सॉलिड लें तो उस सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम इकट्ठे होते हैं। हम इसको अगर ऑटोमाइज़ कर दें, एटॉमिक फॉर्म में ले आएँ, तो ये एटम क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे और गैसियस फॉर्म में जो है आ जाएंगे। अब इसके लिए है कि हम इसके लिए तरीका यूज़ कर सकते हैं बाय आर्क मेथड, बाय हीटिंग, जिसको हम कहते हैं ऑटोमाइजेशन वाला प्रोसेस। इससे ये होगा अगर हम हीट करते हैं तो सॉलिड से ये कन्वर्ट होगा गैसियस आइसोलेटेड एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन बाय हीटिंग ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में। जब हम इसको हीट करना स्टॉप करेंगे आइसोलेट हो जाएगा, फिर बाद में जो ये एनर्जी रिलीज़ करके दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो ग्राउंड स्टेट फॉर्म में ये आइसोलेटेड फॉर्म में भी है। अब इसकी रिमूवल करने के लिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स में निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। वो कहता है अगर हम 1 मोल सोडियम के गैसियस आइसोलेटेड एटम लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं, तो बाय हीटिंग इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम आयंस में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो है 496 किलो जाउल पर मोल। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम को आयोनाइज करें तो ये मैग्नीशियम मोनो पॉजिटिव आयन बनेगा और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी 738। चूँकि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसलिए हम इसके लिए सेकंड आयोनाइजेशन की बात करेंगे कि हम सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब उसको और हीट देंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी। ठीक, अच्छा, इसमें हम ये एक चीज़ देखा करते थे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके ऐसा क्यों है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमें पता है सेकंड आयोनाइजेशन अगर हमने करनी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है मोनो पॉजिटिव आयन से, और चूँकि आयन का साइज़ अपने एटम की निस्बत स्मॉल होता है, इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फिर आ गया इसमें फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के जिन पर डिपेंड करती है। तो एक है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, चौथा है साइज ऑफ द एटम। अब अगर किसी हम देखें फैक्टर जो हैं उनका रिलेशन क्या आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। जाहिर है अगर एटम के इलेक्ट्रॉन को जितना स्ट्रांगली न्यूक्लियस जो है वो होल्ड करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा। अगर वो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। इसका मतलब है इनका आपस में इन्वर्स बनेगा, या अगर ये बढ़ेगा तो ये कम है। साइज़ ऑफ द एटम का भी इन्वर्स रिलेशन, अगर साइज़ ऑफ द एटम बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे होल्ड कम होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इसका मतलब इनका भी इन्वर्स रिलेशन। नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल का रिलेशन है वैलेंस सबशेल से। सबशेल थे SPDF, हम ये कर चुके हैं कि S जो है ये पहले शेल में होता है, P दूसरे में,
डी तीसरे में, एफ चौथे में। तो चौथा शेल न्यूक्लियस से दूर है पहले की निस्बत। तो हमने अभी बात की जितना शेल दूर होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से उस शेल में से निकलेगा। तो इसका मतलब होगा कि ऑर्बिटल भी हमें डिफाइन करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में है तो कम एनर्जी से रिमूव हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो वो ज़्यादा एनर्जी से रिमूव होगा। इसके अंदर भी एक जो अगर हम देखें रिलेशन बनता है वो ये कि अगर हम पी सब शेल की बात करें तो ये स्टेबल होता है पी, डी या एफ या एस तमाम। अगर इन सब शेल की बात करें तो ये उस वक़्त ज़्यादा स्टेबल है जब ये हाफ फिल्ड हों और या ये क्या हों, कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ एक चीज़ आपने और समझनी कि हम इनके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि दो एटम हैं उनका दोनों का इलेक्ट्रॉन पी में है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर पी हाफ फिल्ड है, एक ऐसा है जिसमें पी जो है हाफ फिल्ड कब होगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक ऐसा एटम है जिसमें पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखें ये पी हम ऐसे बनाते थे इनको बॉक्स डायग्राम से, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, और एक एटम का ये दूसरा पी उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब चूंकि ये हाफ फिल्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये लेस स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से निकलेगा, कम एनर्जी से निकलेगा। ये भी इनमें आपस में क्या आ जाएगी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी पी सब शेल की या डी या एफ या इन ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। अगर हाफ फिल्ड हैं तो ज़्यादा स्टेबल है, फुल फिल्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है, अगर उससे कम है तो इन दोनों की निस्बत बाकी केसेस के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये थे इसके फैक्टर। अब हमारा जो इसमें टॉपिक है मेन वो है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड मीन रुझान पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट या हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। तो पहला जो है हम इसके अंदर लिखते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप में मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। रीज़न नंबर 1 इसमें कि साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीज़। अगर साइज़ ऑफ एटम बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। नंबर 2 शील्डिंग इफ़ेक्ट SE, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम हो रही है, ठीक है। नंबर 3 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसके अंदर क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ आ जाएगा। तो इस वजह से अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल में फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम से सोडियम से पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इस एलिमेंट का साइज सबसे लार्ज है और इस ग्रुप में इसका साइज स्मॉल है। इसका मतलब है सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से आप फ्लोरीन से देखें, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की निस्बत क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास ग्रुप में ट्रेंड कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। हम इसको ग्राफिकली भी शो करते हैं। ग्राफिकली हम उसी तरह एक साइड पर ले लेंगे एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 के बाद 37 और एंड पे 55, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। इस साइड पे आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका यूनिट किलो जाउल, और अगर हम मोल ले रहे हैं तो किलो जाउल पर मोल, ठीक है। ये हमारा इसके साथ क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगी वैल्यू। अब देखें स्टार्ट में हमें पता है लिथियम की ज़्यादा होगी, सोडियम की उससे कम, पोटाशियम की उससे कम है, रुबीडियम आ गया और सीजियम आ गया। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हमारे पास ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अब इसके बाद आता है इसका पीरियड में,
पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है। तो पहले हम जनरल लिखें ज़रा। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ किस वजह से कि हमने जो फैक्टर लिखे हैं, साइज़ ऑफ द एटम या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा। ये डिक्रीज़ कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट कोई जो है इतना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ नहीं आती, क्योंकि इनर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन आउटर से रिमूव करते जा रहे हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हम यहाँ कहते हैं कि तकरीबन जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इनर शेल की यहाँ बात हो रही है स्क्रीनिंग की, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो तकरीबन हम सेम कह देंगे। तो इसके कम होने से और इसके बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, अगर शील्डिंग इफेक्ट की हम बात भी करें तो देखें इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एक ही शेल के अंदर बढ़ेंगे। ऐसा कि आप बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6। पहले शेल में 2, दूसरे में 1, पहले शेल में 2, दूसरे में भी 2। अगर हम इसको लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के अंदर 4, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो 2, 1 ये है इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट। 2, 2, 2, 3, 2, 4। पहले शेल में 2, दूसरे में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में बढ़ रहे हैं। एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आना, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वो बढ़ेगा जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से इनर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ें तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर हम थोड़ी सी एक दूसरे के हवाले से रिपलियन का कह सकते हैं, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा कोई इंक्रीजनेस या कोई चेंज नहीं आना। इसलिए शील्डिंग इफेक्ट के हवाले से हम यहाँ पर आयोनाइजेशन का डिस्क्राइब नहीं करते। हम कहते हैं वो बढ़ती है एटॉमिक रेडियस के कम होने से और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से। तो ये हमारे पास ट्रेंड आ गया पीरियड में। लेकिन ये पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है वो सारा रेगुलरली नहीं इंक्रीज करता, बल्कि कहीं पर इंक्रीज और कहीं पर डिक्रीज है। इसका मतलब हम यहाँ ये लिखेंगे कि यहाँ जो ट्रेंड है वो आ जाएगा इर्रेगुलर ट्रेंड। इर्रेगुलर मीन के सारे का सारा इंक्रीज़ ही नहीं आना, कहीं पर इंक्रीज़ कहीं पर डिक्रीज़। अब इंक्रीज़ डिक्रीज़ कहाँ पर होगा, तो ये हमारा फैक्टर नेचर ऑफ द ऑर्बिटल जो है वो हमें डिसाइड करेगा कि हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो है वो किस तरह का चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हम यहाँ पर जो है वो ग्रुप बनाते हैं लिथियम, पीरियड लिख लेते हैं सेकंड, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एंड पर नियॉन। एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप कन्फिगुरेशन करें तो 1s2, यहाँ 2s1 है, 1s2, 2s2 है, यहाँ आ जाएगा 2s2, 2p1, ठीक है, कार्बन का, और कार्बन का आएगा 2s2, 2p2, नाइट्रोजन का आएगा 2s2, 2p3, और यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन, तो 2s2, 2p4, फ्लोरीन 2s2, 2p5 और नियॉन के लिए 2p6 होगा। तो अब देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन s और s में से रिमूव होना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर p में से रिमूव होगा। तो हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन s में से निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, p में से निकालना है तो कम एनर्जी रिक्वायर है। इसका मतलब लिथियम से बेरिलियम तक आयोनाइजेशन बढ़ेगी, बेरिलियम के बाद बोरॉन पे कम हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे चलें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p से निकलने हैं, क्योंकि एंड तक p चल रहा है। कार्बन के p में 2 हैं, नाइट्रोजन के p में 3 हैं। ये देखें, फिर ये केस इंपॉर्टेंट,
नाइट्रोजन के जाकर 3 हो गए। तो देखें यहाँ से यहाँ बढ़ी, यहाँ कम हुई, फिर इससे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि हमने कहा था आयोनाइजेशन बढ़ेगी, तो यहाँ एक केस थोड़ा सा डिफरेंट आया कि S और P का रिलेशन था। अच्छा, इससे आगे चूँकि बढ़ेगी नाइट्रोजन तक बढ़ेगी, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में फिर कम हो जाएगी। वो क्यों कि नाइट्रोजन का 3 P हैं, ऑक्सीजन के P के अंदर 4 हैं, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अगर वो हाफ फिल्ड नहीं है। तो इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसमें भी 3 रहते हैं, तो p ऑर्बिटल स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। तो नाइट्रोजन पर बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन पे जाकर फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी, क्योंकि मेन ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी ने बढ़ना है। लेकिन 2 इर्रेगुलरिटी देखी गई, एक बोरॉन के ऊपर और दूसरा जाकर कहाँ पर, ऑक्सीजन के ऊपर, कि इनकी आयोनाइजेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नियॉन की, क्योंकि वो P वहाँ पर जाकर 6 हो जाएगा और कंप्लीटली फिल्ड जो P होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ हमारे पास इर्रेगुलर ट्रेंड बन गया किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। बिल्कुल ये सेम ट्रेंड अगर हम तीसरे पीरियड में आ जाएँ, तीसरे पीरियड में है सोडियम मैग्नीशियम, तीसरे पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम, उसके सामने बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे हीलियम नियॉन आर्गॉन। तो इधर से इधर भी क्या होगा, ये एक केस वही है जहाँ डिक्रीज आएगा, और ऑक्सीजन के बाद सल्फर वाला वो केस है जहाँ डिक्रीज आएगा। ठीक, और दूसरा चूँकि ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, तो ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो ये ग्रुप में है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, किताब में बना भी हुआ है, हम लोग जो है इसको ड्रॉ करते हैं। तो उसी तरह से एक साइड पर एटॉमिक नंबर, दूसरी साइड पर आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जॉल पर मोल में। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फर्स्ट पीरियड है 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन कम, हीलियम की आयोनाइजेशन उससे ज़्यादा। जब हीलियम के बाद हम यहाँ आएंगे तो इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये ग्रुप में है, इसकी आयोनाइजेशन इससे कम होगी। तो यहाँ हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, लिथियम, लिथियम से हमने कहा आगे जाएंगे बेरिलियम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। बेरिलियम के बाद हम देखेंगे बोरॉन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। बोरॉन के बाद हम लिखेंगे कार्बन, कार्बन के बाद हम लिखेंगे नाइट्रोजन, तो देखें आयोनाइजेशन बढ़ती जा रही है। फिर हम कहेंगे इसके बाद ऑक्सीजन की कम हो गई एनर्जी, तो ये ऑक्सीजन। फिर हम कहेंगे फ्लोरीन की बढ़ी, और सबसे ज़्यादा किसकी आ जाएगी, नियॉन की। लेकिन भाई इस तरह का हमारे पास ग्राफ आएगा सेकंड पीरियड का। ठीक है, अगर हम थर्ड का बनाना चाहते हैं तो हम इसको ज़रा यहाँ से ना इकट्ठा कर देते हैं, ये कि इसके बाद हम इस तरह से आ रहे हैं। थर्ड का बनाएंगे तो चूंकि लिथियम के नीचे जाकर आएगा सोडियम, इसका मतलब है सोडियम की आयोनाइजेशन इससे भी कम हो जाएगी, तो सोडियम को हम यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ पर क्यों ले आए हैं सोडियम को, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है इधर से इधर। तो उसी तरह से सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम कम हो गया, एल्यूमिनियम बढ़ गया, सिलिकॉन, फास्फोरस कमी आ गई, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, और नियॉन के बाद आर्गॉन। लें भाई ये इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनेगा अगर हम 3 पीरियड की क्या करें, आयोनाइजेशन की वैल्यू को ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेंड बनता है पीरियड का जब हम आयोनाइजेशन का जो है वो लिखते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे ये ट्रेंड है, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ ग्रुप,
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरा व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये दोनों इसके ट्रेंड ग्राफिकली लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो आप लोग डिस्कस करें। ये टॉपिक जो है ये यहीं तक है। इसके बाद जो इसमें पीरियोडिक ट्रेंड आएगा वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो आखिर में बचे वो उसी तरह से कि जब आप वीडियो देखें तो वीडियो को देखकर कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको किस तरह की लगी, और कोई जो क्वेश्चन हो वो भी जो है वो आप लोग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।